नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारी जो सीरीज़ है उत्तराखंड परीक्षावाणी रिवीजन सीरीज। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस सीरीज़ का अगला भाग यहाँ पर लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड की कल्याणकारी योजनाएं और जो कार्यक्रम है उनके बारे में यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जिसने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, राज्य में कुल जनपद स्तरीय जो चिकित्सालय हैं, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उनकी संख्याओं की अगर बात करें तो उत्तराखंड में टोटल 13 जिले हैं और प्रत्येक जिले में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो उपलब्ध है। तो 13 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि उप जिला चिकित्सालयों की बात करें तो उप जिला चिकित्सालय कितने हैं, तो टोटल 21 जो उप जिला चिकित्सालय हैं उनकी संख्या है। अगर हम बात करें कि राज्य में आयुर्वेदिक जो औषधालय हैं, यानी कि आयुर्वेदिक जो हॉस्पिटल हैं, उनकी संख्या 2021-22 के अकॉर्डिंग कितनी है, तो 544 यानी कि 544 यहाँ पर हो जाएगी। अगला पॉइंट है, राज्य में जिला क्षय नियंत्रण केंद्र। देखिए फ्रेंड, जो क्षय यानी कि जो टीबी रोग है, इसके नियंत्रण के लिए जो केंद्र बनाए गए हैं, तो टोटल कितने हैं, तो 13 जिले हैं, 13 केंद्र यहाँ पर हो जाएंगे। क्षय यानी कि जो टीबी रोग होता है, ट्यूबरक्लोसिस, इसी के लिए यहाँ पर 13 केंद्र स्थापित किए गए हैं। अगला है, राज्य में स्थापित कुल ब्लड बैंक। तो राज्य में कुल ब्लड बैंक कितने हैं, आर्थिक सर्वे 2022 और 23 के अकॉर्डिंग टोटल यहाँ पर 55 ब्लड बैंक हो जाएंगे, जहाँ पर ब्लड डोनेट करने जाते हैं लोग, है ना। अगला पॉइंट है, राज्य में जो संचालित बाल विकास परियोजनाएं, यानी कि बच्चों के विकास के लिए टोटल कितनी परियोजनाएं राज्य में संचालित हैं। करंट में जो कितनी परियोजनाएं हैं वो चल रही हैं, तो टोटल 105 परियोजनाएं बच्चों के विकास के लिए यहाँ पर चल रही हैं। अब आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन सी योजनाएं मुख्य हैं, कि किस किस के बारे में हमने पढ़ना है, कौन से एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर अगला पॉइंट है, सर्वाधिक और सबसे कम आंगनबाड़ी केंद्र। इसमें अगर बात करें तो सर्वाधिक जो आंगनबाड़ी केंद्र है हरिद्वार जिले में है, जहाँ पर 3167 के आसपास जो आंगनबाड़ी केंद्र है। और सबसे कम की बात करें तो चंपावत के अंदर हो जाएगा, जहाँ पर 681 के आसपास आंगनबाड़ी केंद्र है। इसी के साथ साथ यदि हम बात करें कि प्रदेश में 2019 से संचालित जो जल जीवन मिशन है, यानी कि हर घर पेयजल योजना, इसके तहत प्रत्येक घर में पेयजल पहुंचाना है। तो इस योजना के तहत 2024 के अंत तक लक्ष्य रखा गया था कि प्रत्येक घर में जो पीने का पानी है वो पहुंचाना है। तो इसका लक्ष्य था 2024 तक। अगला पॉइंट है, विश्व बैंक के सहयोग से उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना चलाई जा रही है। तो ये कब से चलाई जा रही है, तो वर्ल्ड बैंक की सहायता से 23 मार्च 2017 से उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट योजना चलाई जा रही है। यानी कि उत्तराखंड का जो हेल्थ सिस्टम है उसमें विकास करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इलाज हो सके। अगला पॉइंट है, प्रदेश में क्षय रोग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि जो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, उसको समाप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है, तो 2024 तक ये रखा गया था कि 2024 तक उत्तराखंड से जो क्षय रोग है वो पूर्णतः समाप्त यहाँ पर किया जाएगा। इसके लिए प्रीतम भरतवाण जी को यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। टीबी मुक्त उत्तराखंड का जो ब्रांड एम्बेसडर है कौन है, प्रीतम भरतवाण जी हैं। अगला पॉइंट है, राज्य में SC ST के मेधावी जो छात्र छात्राएं हैं उनकी शिक्षा हेतु यहाँ पर एक योजना संचालित है, जिसका नाम है एकलव्य आवासीय विद्यालय योजना। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, जो ST SC के मेधावी यानी कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं, टॉपर हैं, उनके लिए एकलव्य आवासीय योजना यहाँ पर चलाई जा रही है। अगला जो पॉइंट है, राज्य में SC ST यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति और जनजाति, इनके विकास कार्यों हेतु आसान शर्तों पर ऋण दिए जाते हैं। यानी कि इनको लोन दिया जाता है ताकि इनका विकास किया जा सके। तो किसके द्वारा यह लोन दिया जाता है या ऋण दिया जाता है, तो उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम द्वारा इनको यह लोन प्रोवाइड कराया जाता है। अगला जो पॉइंट है यहाँ पर, अनुसूचित जाति एवं जो जनजाति है के निर्धन परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। यानी कि जो SC और ST है, इनकी जो पुत्रियां हैं, इनकी शादी के लिए सरकार द्वारा कितने रुपये दिए जाते हैं, तो 50,000 यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, 50,000 रुपये किसके लिए दिए जाते हैं, SC और ST की जो निर्धन परिवार की पुत्रियां हैं, है ना, उनके शादी के लिए दिए जाते हैं। अगला पॉइंट है, राज्य में पारंपरिक शिल्प से जुड़े अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु संचालित योजना है, तो शिल्प ग्राम योजना। तो शिल्प यानी कि जो हाथ से बनाए गए उत्पाद हैं, उस कार्य में जुड़े जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनके लिए ये योजना यहाँ पर चलाई गई है, शिल्प ग्राम योजना। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि राज्य में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय व अल्पसंख्यक कल्याण निधि का गठन कब किया गया? तो अल्पसंख्यक यानी कि जिनकी संख्या कम है, यानी कि यहाँ पर हिंदुओं को छोड़कर, क्योंकि हिंदू सबसे ज़्यादा है, तो हिंदुओं को छोड़कर जितने भी यहाँ पर धर्म के लोग रहते हैं वो सारे अल्पसंख्यक में आएंगे। तो उनके लिए जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय है और अल्पसंख्यक कल्याण निधि है, इसका गठन सन 2012 में किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है 18 से लेकर 35 वर्ष की गरीब अल्पसंख्यक महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना जो संचालित है कौन सी है? यानी कि जो 18 से 35 साल की अल्पसंख्यक महिलाएं हैं उनको स्वरोजगार, खुद का रोजगार डेवलप करने के लिए शिक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। तो वो कौन सी योजना है? तो रहबर योजना। तो रहबर योजना का संबंध किससे है? तो अल्पसंख्यक महिलाओं से है, जिसमें 18 से 35 तक की जो बेरोजगार महिलाएं हैं उनको शामिल किया गया है स्वरोजगार देने के लिए। अगला है गरीब अल्पसंख्यकों को रोजगार व उच्च शिक्षा हेतु 2012-13 से चलाई जा रही है। तो इनके लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना है वो चलाई जा रही है। तो ये पॉइंट याद रखना, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशनल फाइनेंस फाउंडेशन योजना है वो किससे संबंधित है? तो अल्पसंख्यकों के रोजगार से ये संबंधित है। अगला पॉइंट यहाँ पर पढ़ेंगे कि अल्पसंख्यकों हेतु दिसंबर 2015 से कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो मुख्यमंत्री हुनर योजना। तो मुख्यमंत्री हुनर योजना का संबंध भी किससे है? तो अल्पसंख्यकों से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम बार गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने हेतु 5,000 रुपये देने संबंधी पीएम मातृ वंदना योजना चल रही है। तो पहली बार जो महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उनको 5,000 रुपये पीएम मातृ वंदना योजना के तहत दिए जाएंगे। तो ये योजना कब से चली है? तो 2 दिसंबर 2019 से इस योजना की यहाँ पर शुरुआत हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट योजना है, ये आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट है नंदा गौरा योजना। तो बीपीएल बच्चों को जन्म से लेकर विवाह तक 2 किस्तों में इसमें 62,000 रुपये दिए जाएंगे। तो नंदा गौरा योजना ये कब से संचालित है? तो 1 जनवरी 2018 से संचालित है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नंदा गौरा योजना का संबंध किससे है? तो बीपीएल बच्चों को जन्म से लेकर है। और कब से ये चलाई जा रही है? तो 1 जनवरी 2018 से चलाई जा रही है। अगली जो योजना है बालिकाओं हेतु साइकिल योजना। तो ये बालिकाओं हेतु जो साइकिल योजना है ये 4 अप्रैल 2013 से चलाई जा रही है। इसमें जो महिलाएं हैं उनको साइकिल दी जाएगी, है ना। अगला पॉइंट है माँ और कन्या शिशुओं हेतु महालक्ष्मी योजना। तो माँ और कन्या शिशु के लिए महालक्ष्मी योजना कब से चलाई जा रही है? तो 17 जुलाई 2021 से, है ना। अगर किसी का बच्चा होता है और वो कन्या है तो उसके लिए सरकार पैसा प्रोवाइड कराएगी आपको। तो ये योजना कब से है? तो 17 जुलाई 2021 से है। अगली जो योजना है राज्य के सभी जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो चलाई जा रही है, ये अभियान संचालित है। तो कब से है? तो मार्च 2018 से ये अभियान संचालित है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब से संचालित है? तो मार्च 2018 से। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। जो महिलाएं व्यापारी है, अपना उद्यम लगाना चाहती है, शुरू करना चाहती है, तो उनके लिए सरकार प्रोत्साहन राशि देगी। तो ये योजना कब से चलाई जा रही है? तो 15 अगस्त 2019 से। तो मुख्यमंत्री उद्यमिता प्रोत्साहन योजना 15 अगस्त 2019 से चलाई जा रही है ना। अगला पॉइंट है राज्य की 11 से लेकर 18 वर्ष की किशोरियों के लिए जीवन कौशल के निर्माण हेतु कौन सी योजना संचालित है? तो मोनाल परियोजना। तो ये कई बार एग्जाम में भी आ रखी है कि मोनाल परियोजना का संबंध किससे है? तो 11 से लेकर 18 वर्ष की जो किशोरियां हैं इनके जीवन कौशल के निर्माण हेतु, यानी कि इनके भविष्य को लेकर यहाँ पर ये योजना चलाई जा रही है ना। मोनाल परियोजना 2010-11 की ये योजना है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष कब मनाया गया? तो महिला सशक्तिकरण वर्ष 2006-07 में पहली बार मनाया गया था। तो 2006-07। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य सेवा में महिलाओं को दिया गया है। तो जो राज्य की सरकारी सेवा है उसमें महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण यहाँ पर दिया गया है। यानी कि अगर सरकारी 100 सीटें हैं तो उन 100 में से 30% यानी कि 30 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। तो ये आपको याद रखना है, महिलाओं के लिए कितनी है? 30% क्षैतिज आरक्षण है। अगला पॉइंट है पंचायतों तथा वन पंचायतों में महिलाओं को दिया जाता है। तो पंचायत और वन पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण है। और इस आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है तो सन 2008 में भुवनचंद खनूड़ी की सरकार में की गई थी। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य का जो बजट है उसका 30% तक व्यय करने का प्रावधान है। तो राज्य का जितना भी बजट होगा 1000 करोड़ 2000 करोड़ 60,000 करोड़ जो भी है ना, जितना भी बजट होगा तो उसका जो 30% है वो महिला एवं बाल विकास पर खर्च किया जाएगा।
तो ये पॉइंट भी याद रखना है। राज्य के बजट का कितना प्रतिशत महिलाओं एवं बाल विकास, जो बच्चे होते हैं उनके विकास पर खर्च किया जाएगा। 30% बजट इनके विकास पर खर्च किया जाएगा। इसी के साथ अगला पॉइंट देखें तो राज्य में जो आपातकालीन चिकित्सा सेवा है, यानी कि जो 108 सर्विस है, वो कब से शुरू की गई? तो जो 108 सर्विस है तो 15 मई 2008 से शुरू की गई थी। ये भी आपको याद रखना है, 15 मई 2008। देखिए फ्रेंड, जो ये सर्विस है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर यहाँ पर चलाई जाती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसी के साथ डोली सेवा, तो 108 एम्बुलेंस सेवा के सहायक के रूप में डोली सेवा का प्रारंभ किया गया था, है ना। दूर दराज के गांव जहां सड़कें नहीं है तो डोली के माध्यम से जो बीमार व्यक्ति है उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाएगा, है ना। तो इस योजना की शुरुआत हुई है तो 17 अप्रैल 2012 से। तो एम्बुलेंस सेवा 2008 और उसके 4 साल बाद डोली सेवा, तो दोनों आपको याद रखने हैं। किसके नाम पर है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर है। नेक्स्ट है पुलिस सहायता हेतु डायल, जो 100 नंबर था पहले, उसकी जगह 112 नंबर सेवा शुरू कब की गई? तो अप्रैल 2019 से ये यहाँ पर नंबर चेंज किया गया। पहले 100 होता था, अब कितना है? 112 यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रदेश में जो मानसिक दिव्यांग है, यानी कि दिमागी रूप से जो दिव्यांग है, उनके इलाज और पुनर्वास हेतु एक केंद्र तो सेलाकुई में है जो कि देहरादून के अंदर है, जबकि 50 बेड का दूसरा केंद्र बनाया जा रहा है। तो ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो रुद्रपुर उधम सिंह नगर के अंदर बनाया जाएगा। तो दोनों आपको याद रखना है। दिमागी तौर पर जो दिव्यांग हैं उनके लिए बात हो रही है। और दिव्यांग लोगों की अगर बात करें कि दिव्यांग लोगों को सरकारी सेवा में कितना आरक्षण मिलता है, तो 4% यहाँ पर दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है। देखिए फ्रेंड, वैसे तो 3% दिव्यांगों के लिए आरक्षण था, है ना, पहले तो यही पढ़ा था। और जो नई वाली किताब है इसमें 4% आरक्षण है। तो दोनों आपको याद रखना है। वैसे तो 3% है, 3 ही आपको पहले देखना है ना। तो 3% पहले प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद देखना है जो 4% है। नेक्स्ट पॉइंट है 40% से अधिक वाले जो दिव्यांग हैं, 40% से अधिक जो दिव्यांग हैं उनकी भरण पोषण हेतु राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। कितना भत्ता यहाँ पर दिया जाता है? तो 1200 रुपये मासिक पेंशन या अनुदान उनको दिया जाता है ना। जो 40% से अधिक दिव्यांग हैं उनको 1200 रुपये प्रतिमाह सरकार प्रोवाइड कराती है। इसी के साथ उत्तराखंड किसान पेंशन योजना, तो किसानों के लिए भी पेंशन योजना चलाई गई थी। तो 15 अगस्त सन 2014 से उत्तराखंड किसान पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। अगला पॉइंट है 60 वर्ष से अधिक आयु एवं 2 हेक्टेयर तक स्वयं की भूमि वाले जो किसान हैं उनको कितना भत्ता या पेंशन दी जाती है? तो उनको भी 1200 रुपये प्रतिमाह यहाँ पर पेंशन दी जाती है। एक तो जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है और 2 हेक्टेयर तक की जो जमीन है अगर उनके नाम पर है तो उनको किसानों की श्रेणी में रखा जाएगा और 1200 रुपये यहाँ पर पेंशन दी जाएगी। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि 60 वर्ष से अधिक आयु के जो बीपीएल वृद्ध हैं इनके भरण पोषण के लिए राज्य सरकार है इसके द्वारा कितनी पेंशन दी जाती है? तो इनके लिए भी यहाँ पर 1200 रुपये प्रतिमाह पेंशन यहाँ पर दी जाती है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। ज़्यादातर 1200 रुपये सरकार प्रोवाइड कराती है ना। अगला है 18 वर्ष से अधिक आयु की जो बीपीएल निराश्रित विधवाएं हैं या फिर ऐसी विधवाएं जो 4 महीने के 4000 रुपये से कम कमाती है तो उनको प्रतिमाह जो विधवा पेंशन है कितनी दी जाती है? तो 1500 रुपये सरकार द्वारा विधवा पेंशन यहाँ पर दी जाती है ना। अगला पॉइंट है राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 को राज्य में कब लागू किया गया? वरिष्ठ यानी कि जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनके भरण पोषण के लिए जो योजना चलाई गई और उनके कल्याण के लिए जो अधिनियम लाया गया 2007 में, ये कब से लागू किया गया? तो 2011 से ये लागू किया गया। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर योजना है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। अगला है भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने व पर्यावरण रक्षा हेतु इको टास्क फोर्स योजना कब से शुरू की गई? तो इको टास्क फोर्स में कौन से व्यक्ति शामिल किए जाते हैं? तो भूतपूर्व सैनिक जो रिटायर सैनिक हैं उनको यहाँ पर शामिल किया जाता है और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इस फोर्स का गठन किया गया 2008-9 में। तो 2008-9 से यह योजना चालू है, ये आपको याद रखना है। अगला है सैनिक विधवाओं की पुत्रियों व पूर्व सैनिकों के जो अनाथ पुत्रियां हैं उनकी शादी हेतु जो राज्य सरकार है कितना अनुदान देती है या कितना पैसा देती है? तो 2 लाख रुपये उनको सरकार द्वारा अपनी ओर से दान में दिए जाते हैं। अगला पॉइंट है पूर्व सैनिकों को आवास बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराने संबंधी जो योजना है वो कौन सी है? तो जय जवान आवास योजना है ना। तो जय जवान आवास योजना का संबंध किससे है? जो रिटायर सैनिक है उनको जो घर बनाना है तो उनको भूमि उपलब्ध करवानी है, उससे संबंधित ये योजना यहाँ पर हो जाएगी।
इसी के साथ अगर हम बात करेंगे जो रिटायर्ड सैनिक हैं या पूर्व सैनिक है, उनको समूह ग और समूह घ ग्रुप सी और डी में जो सरकारी सेवाएं हैं तो कितना आरक्षण इसमें दिया जाता है, तो 5% यहाँ पर आरक्षण दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए सरकारी सेवा में उत्तराखंड के अंदर कितना आरक्षण है, तो 5% आरक्षण है। अगला पॉइंट है, राज्य सरकार द्वारा युवा नीति कब जारी की गई। जो युवाओं के भविष्य को लेकर यहाँ पर युवा नीति जारी की गई थी, तो 5 सितंबर 2011 को राज्य सरकार द्वारा ये नीति यहाँ पर जारी की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला है मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना, जो कि 5 सीमांत जिलों के 9 ब्लॉकों में अभी संचालित है या चल रही है। तो ये योजना कब से चलाई गई, तो 2020-21 से मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना चलाई गई। सीमांत यानी कि ऐसे जिले जिनकी सीमाएं इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है, जो तिब्बत या नेपाल से लगती हैं, ऐसे 5 जिले हैं। इनके 9 ब्लॉकों में ये योजना संचालित है ना। उनके गाँवों को विकास करने के लिए इस योजना का यहाँ पर संचालन किया गया। अगला है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई, तो 8 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, तो मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना 12 सितंबर 2019 को इसकी शुरुआत कौन करते हैं, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत TSR, इनके द्वारा इस योजना की यहाँ पर शुरुआत होती है। अगला पॉइंट है अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, यानी कि आयुष्मान भारत योजना से गैर आच्छादित लोगों के लिए ये आरंभ कब की गई, तो 25 दिसंबर 2018 को अटल आयुष्मान जो योजना है, जो हेल्थ कार्ड बनाए गए हैं, है ना, 5 लाख या 10 लाख तक का जो फ्री इलाज है, तो ये योजना 25 दिसंबर 2018 से लागू की गई है। अगला है प्रदेश में इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना संचालित है। तो इंदिरा अम्मा जो कैंटीन योजना है 19 नवंबर 2015 से ये संचालित है। देखिए फ्रेंड, इसका कहीं आंसर 15 अगस्त 2015 भी मिलेगा, है ना, 15 अगस्त 2015, तो यही सही भी है। और जो ये नई वाली परीक्षा वाली है उसमें 19 नवंबर 2015 यहाँ पर दिया गया है। तो आपको याद रखना है 15 अगस्त 2015। पॉइंट है उत्तराखंड कौशल विकास मिशन, यानी कि जो युवाओं को स्वावलंबी या आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इस योजना की शुरुआत कब की गई, तो नवंबर 2017 से इस योजना की शुरुआत की गई। यानी कि उत्तराखंड कौशल विकास जो मिशन है कब शुरू हुआ, तो नवंबर 2017 से शुरू हुआ। तो किससे संबंधित है, तो युवाओं से संबंधित है, उनको रोजगार प्रोवाइड कराने के लिए ये यहाँ पर मिशन चालू किया गया। अगला है मुख्यमंत्री रोजगार एवं कौशल विकास योजना, ये भी युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण देने से संबंधित है। तो जनवरी 2021 में इसकी शुरुआत यहाँ पर होती है, मुख्यमंत्री रोजगार एवं कौशल विकास योजना। नेक्स्ट है विधायक क्षेत्र विकास निधि राशि है, यानी कि किसी क्षेत्र का कोई विधायक है, उसको अपने क्षेत्र के विकास के लिए कितनी राशि दी जाती है, तो 3,75,00,000 रुपये उसको अपने क्षेत्र के विकास के लिए दिया जाता है, ताकि वो अपने क्षेत्र का विकास कर सके। तो विधायक क्षेत्र विकास निधि कितनी है, तो 3,75,00,000। अगला है राज्य में स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया। तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई, सभी लोग जानते हैं, 2 अक्टूबर 2014 से पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। तो 2 अक्टूबर 2014। नेक्स्ट है राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून कब लागू किया गया, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 1 अक्टूबर 2015 से उत्तराखंड के अंदर ये लागू किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य जो सुरक्षा योजना है, इसके तहत राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब लागू की गई, तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जुलाई 2020 से यहाँ पर लागू की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई, यानी कि जो प्रधानमंत्री की ओर से या प्रधानमंत्री कोष की ओर से जो लोगों को घर प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो ये योजना 1 अप्रैल 2016 से चालू की गई। नेक्स्ट है उत्तराखंड को खुले में से मुक्त जिला घोषित किया गया या राज्य घोषित किया गया, तो कब किया गया, 2015 के अंदर उत्तराखंड को खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित किया गया। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है राज्य में ई सिगरेट को प्रतिबंधित किया गया है। तो ई सिगरेट जो इलेक्ट्रिकल सिगरेट होती है उसको बंद किया गया था 22 अक्टूबर 2019 से। तो ये योजनाएं थी, ये आपको याद रखना है ना। अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में जो शिक्षा है या साहित्य है उससे संबंधित यहाँ पर कौन कौन से संस्थान है, कौन कौन सी योजनाएं हैं, इनके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। पहला है कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय की अगर उत्तराखंड के अंदर बात करें तो टोटल जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कितनी है, एक ही है, जो कि HNB यानी कि हेमवती नंदन बहुगुणा
केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 2009 में दिया गया था, है ना, तो एक ही है। अगर हम बात करें राज्य में कुल डीम्ड विश्वविद्यालयों की अगर बात करें तो 3 यहाँ पर है, एक राजकीय है, 2 निजी है। अगर हम बात करें कि कुल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है कितनी है, तो ये एक ही है। ये भी आपको याद रखना कृषि विद्यालय कौन सा है, तो पंतनगर के अंदर जो गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना होती है 1960 के अंदर, तो ये एक ही है। अगला पॉइंट है राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, तो राज्य में जो राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज हैं उनकी संख्या यहाँ पर 3 ही है ना। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य का प्रथम राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जा रहा है, तो होम्योपैथिक जो मेडिकल कॉलेज है वो पहला है और कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो डोईवाला जो कि देहरादून के अंदर है वहीं पर ये स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो SCERT है ना, SCERT जैसे NCERT होता है वैसे ही राज्य का होता है SCERT, तो ये 2002 में स्थापित किया गया। कहाँ पर इसका मुख्यालय है, तो देहरादून के अंदर वर्तमान में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान जो CMAT है, इसकी स्थापना देहरादून के अंदर हुई है, तो ये भी देहरादून के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद, जो माध्यमिक शिक्षा है यानी कि जो 8वीं तक की शिक्षा है उसका जो परिषद है उसकी काउंसिल कहाँ पर है, तो देहरादून के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद, जो 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम जो करवाते हैं उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद करवाता है और इसका जो मुख्यालय है रामनगर नैनीताल के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड, तो जो मदरसा है उसका बोर्ड कहाँ पर स्थित है, तो पहली बात तो ये 2006 में स्थापित किया गया और देहरादून के अंदर जो मदरसा बोर्ड है उसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय, जो हायर एजुकेशन है 12वीं के बाद की, उसका निदेशालय हल्द्वानी के अंदर है ना, तो हल्द्वानी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जो प्राविधिक शिक्षा निदेशालय है जो प्राइमरी शिक्षा है, तो इसका निदेशालय श्रीनगर पौड़ी के अंदर स्थित है। देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की बात करें, अगर काउंसिल देखें इसी की जो प्राइमरी शिक्षा है उसकी काउंसिल रुड़की के अंदर है और रुड़की कहाँ पर है, हरिद्वार में स्थित है। नेक्स्ट है राज्य गठन से पूर्व राज्य में कुल कितने विश्वविद्यालय थे, और राज्य गठन कब होता है, 9 नवंबर सन 2000 को होता है, और इससे पहले राज्य में टोटल कितनी विश्वविद्यालय थे, तो 6 विश्वविद्यालय यहाँ पर टोटल हुआ करते थे राज्य गठन से पूर्व। नेक्स्ट है राज्य एवं देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा था, तो देश का भी है राज्य का भी है, ये इंपॉर्टेंट है, तो 1847 के अंदर स्थापित किया गया था रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। देखिए फ्रेंड, इस रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज को 1949 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और 21 सितंबर 2001 को देश का 6वां IIT का दर्जा यहाँ पर इसको दिया गया। देखिए फ्रेंड, इस कॉलेज के बारे में हम जिला सीरीज के अंतर्गत जो हरिद्वार जिला है उसमें हमने अच्छे से पढ़ाया है कि किसने इसकी स्थापना की, क्यों इसकी स्थापना की गई थी और किसके नाम पर, और इंजीनियरिंग कौन था, तो इस सब के बारे में हमने उसमें बताया है। जिन्होंने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो जिला सीरीज में जाकर उत्तराखंड के जिलों को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, तो महिलाओं के लिए जो IIT है सुद्धोवाला के अंदर, तो सुद्धोवाला देहरादून के अंदर है। यहाँ पर पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज यानी कि जो WIT वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है राज्य एवं देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय, तो देश का भी है राज्य का भी है। पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जैसे हमने बताया है GV पंत कृषि विश्वविद्यालय एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना 1960 के अंदर पंतनगर उधम सिंह नगर के अंदर होती है। नेक्स्ट है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद द्वारा कब की गई, तो 1902 में हरिद्वार के अंदर श्रद्धानंद इसकी स्थापना करते हैं। राज्य का पहला डीम्ड विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो पहला डीम्ड विश्वविद्यालय तो गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड विश्वविद्यालय है ना, जिसकी स्थापना 1902 में होती है हरिद्वार के अंदर, और 1962 में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट है राज्य का प्रथम एवं एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो जैसे हमने बताया है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, इसको जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है तो 15 जनवरी 2009 को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जो ओपन यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना की बात करें तो 2005 में इसकी स्थापना होती है हल्द्वानी नैनीताल के अंदर। नेक्स्ट है आयुर्वेदिक जो विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 2009 के अंदर हरिद्वार में होती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें श्रीदेवी सुमन जो विश्वविद्यालय है,
तो इसकी स्थापना 2012 में बादशाही हॉल टिहरी के अंदर होती है, वहीं पर इसका मुख्यालय है ना, तो वहीं पर इसकी स्थापना होती है। सर्वाधिक विश्वविद्यालयों वाला अगर जिले की बात करें तो सर्वाधिक जो यूनिवर्सिटी है कहाँ पर है, तो देहरादून के अंदर हो जाएगा, जो कि राज्य की राजधानी है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे विश्वविद्यालय भी है ना। नेक्स्ट है राज्य का प्रथम विधि विश्वविद्यालय, विधि यानी कि जो कानून की पढ़ाई के लिए जो विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो डोईवाला देहरादून के अंदर इसकी स्थापना की जा रही है, अभी बना नहीं है, बनाया जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि राज्य का प्रथम सरकारी व्यावसायिक डिग्री कॉलेज, सरकारी व्यावसायिक यानी कि बिजनेस के लिए, बिजनेस जो कॉलेज होता है सरकारी है, कहाँ पर है, तो पौड़ी के पैठानी में स्थित है। आपको कोई भी व्यवसाय या बिजनेस करना है तो उसमें डिग्री चाहिए, तो पौड़ी के पैठानी से सरकारी कॉलेज से आप पढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, तो वीर माधो सिंह भंडारी के नाम पर जो तकनीकी विश्वविद्यालय है टेक्नोलॉजी का, तो 2005 में इसकी स्थापना देहरादून के अंदर होती है। देखिए फ्रेंड, जो वीर माधो सिंह भंडारी थे इनके नाम पर इसलिए रखा गया क्योंकि इनको 16वीं सदी का इंजीनियर यहाँ पर कहा जाता है ना। इन्होंने छानादार पहाड़ी पे जो टनल है, सुरंग है, वो बनाई थी, इसलिए इनके नाम पर इस इंजीनियरिंग कॉलेज का भी नाम है। नेक्स्ट है राज्य में ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वो भी यही है, वीर माधो सिंह भंडारी तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून के अंदर। और 30 जून 2021 से इसने सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम करवाए थे, पहला विश्वविद्यालय ये बना था। नेक्स्ट है बिपिन त्रिपाठी कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज, कहाँ पर स्थित है, तो बिपिन त्रिपाठी जी के नाम पर है कुमाऊं के अंदर, तो द्वाराहाट अल्मोड़ा में हो जाएगा, इंजीनियरिंग का बड़ा कॉलेज है। नेक्स्ट है गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, कहाँ पर स्थित है, तो ये घुड़दौड़ी पौड़ी के अंदर स्थित है। जबकि गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो वो पंतनगर उधम सिंह नगर में स्थित है। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि जो NIT है, तो NIT की स्थापना 2009 के अंदर होती है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो श्रीनगर जो सुमाड़ी है यानी कि पौड़ी जिले में स्थित है, तो श्रीनगर के सुमाड़ी में या श्रीनगर में स्थित है, तो यहीं पर आपको याद रखना है। NIT की स्थापना 2009 में होती है। नेक्स्ट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये 2013-14 में स्थापित किया गया, तो टनकपुर चंपावत के अंदर इसकी स्थापना की जाती है, तो APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तो टनकपुर चंपावत में स्थित है। नेक्स्ट है उत्कृष्ट अटल नवाचार इनोवेशन एकेडमी, तो उत्कृष्ट अटल नवाचार इनोवेशन एकेडमी प्रस्तावित है, अभी बनी नहीं है, तो ये देहरादून के अंदर बनाई जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो यहाँ पर संस्थान है भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, इसकी स्थापना होती है सन 2011 के अंदर, काशीपुर उधम सिंह नगर में इसकी स्थापना होती है, तो ये पॉइंट भी याद रखना है। IIM कहाँ पर है, काशीपुर में स्थित है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि जो एम्स है ना, तो एम्स की स्थापना कहाँ पर होती है, तो एम्स ऋषिकेश देहरादून में स्थापना होती है, ऋषिकेश में तो होती है, और किस जिले में आता है, देहरादून के अंतर्गत आता है। जैसे हमने बताया है ऋषिकेश 3 जिलों में है, पौड़ी, टिहरी और देहरादून के अंतर्गत ऋषिकेश पहला है, और जो एम्स है वो देहरादून के अंदर शामिल है। और एम्स की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 2014 के अंदर, है ना। नेक्स्ट है राज्य व निजी क्षेत्र का प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय, यानी कि राज्य का तो पहला था और प्राइवेट भी था ये, है ना। तो पहला मेडिकल कॉलेज जो राज्य के अंदर खोला गया था, तो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देहरादून के अंदर 1989 में इसकी स्थापना कौन करते हैं, तो स्वामी राम करते हैं, है ना। स्वामी राम द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। बाद में इसको 2007 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट है राज्य में संचालित कुल राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं, तो राजकीय मेडिकल कॉलेज अगर देखें तो कितने हैं, 4 हैं। एक तो श्रीनगर के अंदर है, दूसरा हल्द्वानी है, देहरादून और अल्मोड़ा में है, तो 4 मेडिकल कॉलेज हैं जो राज्य के अंदर राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं। राजकीय यानी कि जो राज्य सरकार के हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, जो सरकारी हैं वो कितने हैं, तो यहाँ पर 4 ही हैं। नेक्स्ट है वीरचंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज, तो ये 2008 में बनाया गया था, श्रीनगर जो कि पौड़ी के अंदर है वहाँ पर ये बनाया गया था, वीरचंद सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट है डॉक्टर सुशीला तिवारी मेमोरियल हॉस्पिटल व राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना तो 2010 में होती है, हल्द्वानी नैनीताल के अंदर। तो सुशीला तिवारी मेमोरियल हॉस्पिटल और राजकीय मेडिकल कॉलेज कहाँ है, तो नैनीताल के अंदर स्थित है। इसी के साथ साथ जो दून मेडिकल कॉलेज है या दून राजकीय मेडिकल कॉलेज है, इसकी स्थापना होती है 2016 के अंदर, देहरादून के अंदर होती है, जैसे कि सभी लोग जानते हैं जो दून हॉस्पिटल है। नेक्स्ट है शोभन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, तो ये भी राजकीय मेडिकल कॉलेज है, तो इसकी स्थापना होती है 2021 के अंदर, अल्मोड़ा में इसकी स्थापना होती है।
तो ये पॉइंट भी याद रखना है। शोभन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है, तो अल्मोड़ा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है राजकीय मेडिकल कॉलेज जो हल्द्वानी में निर्माणाधीन है, किस लिए ये बनाया जाएगा, तो स्पेशली ये कैंसर के लिए बनाया जाएगा, तो राज्य कैंसर इंस्टीट्यूट के रूप में इसको विकसित यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य के जो हल्द्वानी और दून मेडिकल कॉलेज हैं इनमें स्थापित किए जा रहे हैं, तो ट्रामा सेंटर यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। अगला है राज्य में निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज है, यानी कि निर्माणाधीन जो अभी बना नहीं है, निर्माण के अधीन है, बन रहा है। तो 3 यहाँ पर और राजकीय मेडिकल जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है वो बनाए जाएंगे, एक तो पिथौरागढ़ में, दूसरा हरिद्वार में, तीसरा रुद्रपुर उधम सिंह नगर के अंदर। नेक्स्ट है राज्य का पहला नर्सिंग कॉलेज। तो नर्सिंग कॉलेज की अगर बात करें तो स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग की स्थापना होती है 2010 के अंदर। तो ये कहाँ पर इसकी स्थापना होती है, तो चंद्रनगर देहरादून के अंदर राज्य का पहला नर्सिंग कॉलेज स्थापित किया जाता है 2010 में, तो ये पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट है राज्य में संचालित कुल कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। तो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बात करें तो आर्थिक सर्वे यानी कि 2022-23 के अकॉर्डिंग टोटल इनकी संख्या यहाँ पर 40 है। नेक्स्ट है राज्य में संचालित कुल राजकीय नवोदय विद्यालय है। तो नवोदय विद्यालय प्रत्येक जिले में एक एक है, तो 13 जिले हैं, तो 13 यहाँ पर नवोदय विद्यालय हो जाएंगे। नेक्स्ट है राज्य में संचालित कुल राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय है। तो राजीव गांधी जो आवासीय विद्यालय हैं कितने हैं, तो ये भी 4 है, तो नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली और पौड़ी, 2 गढ़वाल के अंदर, 2 कुमाऊं मंडल के अंदर है। नेक्स्ट है राज्य का प्रथम एकमात्र सैनिक स्कूल है। तो राज्य के अंदर एकमात्र सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल के अंदर है। इसकी स्थापना की बात करें तो 21 मार्च 1966 को इसकी स्थापना जयमल सिंह करते हैं, जयमल। नेक्स्ट है राज्य में 2 सैनिक स्कूल प्रस्तावित हैं, एक तो है देहरादून, दूसरा रुद्रपुर उधम सिंह नगर के अंदर। 2 सैनिक स्कूल और बनाए जाएंगे, अभी वर्तमान में एक ही है जिसकी स्थापना जयमल सिंह यहाँ पर करते हैं घोड़ाखाल नैनीताल के अंदर। नेक्स्ट है राज्य में जो चयनित संस्कृत गाँव है। तो संस्कृत गांव की अगर बात करें कि राज्य में कितने चयनित संस्कृत गांव हैं, तो 2 गांव यहाँ पर संस्कृत गांव घोषित किए गए हैं, एक तो चमोली का किमोठा गांव और दूसरा बागेश्वर का बैतोला गांव। तो इन दोनों को संस्कृत गांव के रूप में विकसित किया गया है ना। तो फ्रेंड्स ये थे इस टॉपिक के क्वेश्चन, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।